Hello everyone, this is Satyam Upadhyay and I welcome to all of you in my YouTube channel Durgam Vigyan Sansthan, and today we will discuss the previous year problems of PGT examination which was held on 17 August in 2021. Okay, तो let's start। पर उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, और डिस्क्रिप्शन में जाके ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल है दुर्गम विज्ञान संस्थान का वो ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको सभी पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाएंगी। ये जो सॉल्यूशन मैनुअल है वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट देखते हैं। जो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट है वो कह रहा है द लाइट फ्रॉम द सन हैज़ मैक्सिमम इंटेंसिटी for wavelength of 470 nanometer. Assuming that the surface of the sun emits as a black body, calculate the T of sun. T means absolute temperature. Okay. Beans constant का वैल्यू हमें दे रखा है। Beans constant is denoted by V. Okay. तो V यहाँ पे Beans constant जो Beans displacement formula होता है वो यहाँ पे लिख रखा है। आप सभी अच्छे से जानते हैं उसे। लैम्डा एम मल्टीप्लाइड बाई टी इज इक्वल्स टू बी। ओके, तो जो लैम्डा एम है वो डिनोट कर रहा है वेवलेंथ पीक। ओके, मैक्सिमम वेवलेंथ, एंड टी इज़ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और हमें फाइंड आउट करना है दिस लैम्डा मैक्सिमम। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? टी को इसके डिनोमीटर में ले आएंगे और बीन्स कांस्टेंट का वैल्यू पुट करेंगे। हम लोग यहाँ देख सकते हैं बीन्स कांस्टेंट दे रखा है, पर इसका जो यूनिट है वो सेंटीमीटर यहाँ पे दे रखा है। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई किया, और जो भी वेवलेंथ है हमने उससे डिवाइड किया। ये वेवलेंथ नैनोमीटर में दे रखा है, तो 10⁻⁻9 से मल्टीप्लाई करके डिनोमीटर में और मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। सॉरी। ओके, तो यहाँ से हमने कैलकुलेशंस को किया और इसको डिवाइड किया, और ये जो पावर्स हैं ये यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो गई और 10⁻7 बचा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर आएगा वो 6128 डिग्री केल्विन आ जाएगा। ओके, तो ये जो हमारा है सी ऑप्शन से मैच हो रहा है। सो सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। नाउ प्रॉब्लम नंबर 25 का जो स्टेटमेंट है वो हमें दे रखा है द रेशियो ऑफ मास ऑफ पायन एंड एन इलेक्ट्रॉन इज अबाउट। ओके, तो रेशियो बताना है पायन का जो मास होता है और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है उसका। अब यहाँ पे पायन 3 होते हैं। पहला पाई प्लस, पाई माइनस एंड पाई ज़ीरो। प्लस माइनस का मतलब एक पायन पे प्लस चार्ज, दूसरे पे माइनस चार्ज, और जो तीसरा है पाई ज़ीरो उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। ओके, यहाँ पे मैंने बता रखा है जो पाई प्लस एंड पाई माइनस होते हैं उनके जो मासेस होते हैं वो इक्वल होते हैं, पर पाई ज़ीरो का मास थोड़ा सा कम होता है। ओके, तो यहाँ पे ये लिख रखा है। अब हम देखते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम सभी जानते हैं 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है। ओके, तो ये सारी वैल्यूज़ kg में लिख रखी हैं। बाकी इनके जो मास होते हैं वो मिनियल इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर में भी डिफाइन होते हैं। वो आप अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। ओके, तो हमने जब डिवाइड किया मास ऑफ पायन, सबसे पहले प्लस माइनस का मास ले लिया और इलेक्ट्रॉन के मास से डिवाइड किया, तो इतना 273.4 हमें फाइंड आउट हुआ। इसके बाद अगेन पाई ज़ीरो के जब मास और इलेक्ट्रॉन के मास को एक साथ लिया तो हमें इतना फाइंड आउट हुआ 264.4। अभी हम देख सकते हैं कि ये दोनों ही जो आंसर आए हैं हमारे वो ऑप्शन ए के नियर हैं। ओके, और हमें स्पेसिफाई नहीं किया गया था कि कौन सा पायन लेना है, तो इसीलिए हमने दोनों पायन्स के लिए भी कैलकुलेशंस करके देख ली। तो दोनों पायन्स के लिए भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, 270 के आसपास ही हैं। तो 270 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ओके, तो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है हमारा वो एक्सरे पे बता रखा है। ओके, व्हाट इज़ द एक्सरेज, और इसमें से हमें
फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट होगा। तो इनकरेक्ट बताएंगे, हम देखते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं, द कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स-रे स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ शार्प पीक्स सुपर इम्पोज्ड ऑन द कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। बिल्कुल सही बात है। इसका जो स्पेक्ट्रम है हमें मिलता है वो पैराबोलिक शेप का होता है, जो ओरिजिन से स्टार्ट होता है और साथ ही साथ यहाँ पे पीक्स होते हैं, ओके, जो सुपर इम्पोज्ड होते हैं कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम में। ओके, नेक्स्ट हम ये तो ऑप्शन तो हो गया, राइट इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ वी the characteristic X-rays from substance of higher atomic number are of longer wavelength than those from lower atomic numbers। ओके, तो यहाँ पे हमें गलत, ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा लैम्डा होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक नंबर के। कैसे? जब हम कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के केस में जब देखते हैं तो 1 लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड माइनस सिग्मा। सिग्मा स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता है, एक फार्मूला होता है, इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि एक्सरे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है पीजीटी के लिए। यहाँ से 2 या 1 क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है और उम्मीद है आने वाला जो एग्ज़ाम होगा अभी 2022 में अनाउंसमेंट होगा जून में शायद, और दे भी रखा था ऑफिशियली, तो उसमें 2 या 1 क्वेश्चन आप मान के भी चलिए, हो सकता है 3 भी आ जाए, तो उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूंगा। और तो ये ऑप्शन हमारा ये वाला गलत हो जाएगा। ओके, तो यही हमारा राइट आंसर है। इस प्रॉब्लम का भी अदर दे रखे हैं, एक्सरेज फ्रॉम हायर एटॉमिक नंबर आर मोर पेनिट्रेटिंग। ओके, बिल्कुल सही बात है। जब हायर एटॉमिक नंबर होगा तो उसका वेवलेंथ लेस हो जाएगा। वेवलेंथ लेस होने से क्या होगा, एनर्जी एंड वेवलेंथ में जो रिलेशनशिप होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं दोनों आपस में। तो अगर एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा। ओके, तो इस तरीके से अगर लेस वेवलेंथ होगा तो हाई एनर्जी मीन्स पेनिट्रेटिंग पावर इज मोर। Next, characteristic X-ray are generated when an electron from a higher inner shell jumps to lower। बिल्कुल सही बात है। जब इलेक्ट्रॉन हायर इनर शेल से लोअर इनर शेल की वैकेंसी को फिल करने के लिए जंप करता है तब हमें जो है एक्सरे मिलती है। ओके, तो ये जो इसका राइट आंसर था वो बी हो जाएगा, और राइट इन द सेंस जो रॉन्ग स्टेटमेंट था वो बी है हमारा। ओके, एक्सरेज के बारे में। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 27। स्टेटमेंट दे रखा है, एन एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिन लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ f1 एंड f2 इज अचीव्ड इफ सेपरेशन बिटवीन देम इज इक्वल टू। ओके, तो हमें एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशंस के लिए हमें बताना है कि क्या कंडीशन होती है, जो क्या सेपरेशन होगा 2 लेंसेज के बीच का जिनका फोकल लेंथ f1 एंड f2 है। ये डायरेक्टली एक कंडीशन होता है, ये मैंने लिख रखा है कि व्हाट इज़ द एक्रोमेटिक। ओके, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, एक बार देख लेंगे। तो यहाँ पे ये कंडीशन होता है टू मिनिमाइज द क्रोमेटिक एब्रिवेशन, ओके, और टू अचीव the achromatic combination, the distance between 2 lenses is the average of their focal length। so here given focal lengths are f1 and f2, तो इसका एवरेज ले लेंगे f1 प्लस f2। तो एवरेज कौन से वाले ऑप्शन में ले रखा है, बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, तो यहाँ पे बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया है। अब 28 क्वेश्चन देखते हैं। 28 में हमें दे रखा है, ए ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रिक्वेंसी 260 हर्ट्ज इज वाइब्रेटेड विद ए सोनोमीटर वायर ऑफ 5 बीट्स आर हियर। ओके, इफ द टेंशन इन द वायर इज स्लाइटली इंक्रीज्ड द बीट फ्रिक्वेंसी आल्सो इंक्रीजेज। द ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी ऑफ द सोनोमीटर इज। सोनोमीटर का ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी बताना है कितना होगा। तो यहाँ पे देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या क्या होगा और कैसे होता है। सबसे पहले हमें फ्रिक्वेंसी दे रखा था 260 हर्ट्ज, ट्यूनिंग फॉर्क का जो फ्रिक्वेंसी था वो दे रखा था। उसी के साथ साथ हमें बता रखा था सोनोमीटर वायर से अटैच्ड है, और इसी के साथ साथ
5 बीट्स पर सेकेंड सुन सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये फ्रिक्वेंसी ट्यूनिंग फॉक का है, 5 बीट्स लेस और 5 बीट्स ओके मोर। ओके, तो यहाँ से आ जाएंगे 5 ऊपर 5 नीचे, दोनों में ऐड करेंगे तो जो ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी हो सकता है वो 265 हर्ट्स हो सकता है और 255 हर्ट्स हो सकता है। अब इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन देख लेते हैं। अगर ये दोनों ही ऑप्शन दिए हैं तब तो हमें और आगे बढ़ना पड़ेगा। हाँ, दोनों ही ऑप्शन दे रखे हैं, 265 भी दे रखा है, 255 भी दे रखा है। तो अब हमें आगे देखना पड़ेगा कि कैसे इसका सॉल्यूशन करना है। ओके, तो वही लिख रखा है जो फ्रिक्वेंसी nu2 can be 265 Hz or 255 Hz for 5 beats per second. If the tension of the sonometer wire is slightly increased, the beat frequency also increases. Okay, जब बीट फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ होगा तो जो सोनोमीटर का ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी होगा वो भी इंक्रीज़ होगा। अगर बीट फ्रिक्वेंसी डिक्रीज़ होगा तो सोनोमीटर का ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी भी डिक्रीज़ होगा। बेसिकली जो ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी होता है वो बीट फ्रिक्वेंसी के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करता है। ओके, और बाकी सोनोमीटर में जो जो टेंशन होता है उस पर बीट फ्रिक्वेंसी डिपेंड नहीं करता। उसके केस में क्या होता है कि बीट फ्रिक्वेंसी इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। बट ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन बीट फ्रिक्वेंसी। ओके, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, 265 हर्ट्ज। ओके, हमारा 28 प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। अब आइए 29 का सॉल्यूशन देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व होगा। 29 जो प्रॉब्लम है उसमें हमें एक इंडक्टेंस डिफाइन कर रखा है 0.15 हेनरी का, साथ ही साथ उसको एक रेजिस्टेंस से सीरीज़ में अटैच कर रखा है और एक मेन लाइन में लगा रखा है। एसी है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। ओके, और ये जो वैल्यू होता है वो आरएमएस वैल्यू होता है। ओके, तो हमें आरएमएस करंट ही फाइंड आउट करनी होगी, क्योंकि क्वेश्चन में हमें नहीं बोला गया है कि पीक करंट फाइंड आउट करनी है या फिर आरएमएस करंट फाइंड आउट करनी है। पर बाय डिफ़ॉल्ट जब हमें वैल्यू जो वोल्टेज है वो अगर यहाँ पे हम देख सकते हैं एसी दे रखा है, तो एसी इन द सेंस जब एसी आरएमएस दे रखा है तो आरएमएस दे रखा है तो करंट भी आरएमएस ही फाइंड करनी होगी। ओके, तो यहाँ पे इसका एक फिगर भी बना रखा है कि किस तरीके से ये सर्किट होगा। एलआर सर्किट का प्रॉब्लम है। ओके, इंडक्टेंस L इज इक्वल टू 0.15 हेनरी, रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 15 ohm. Okay, and Vrms is equals to 220 volt, and also the frequency is 50 hertz. Now we need to calculate the angular frequency. Omega is equals to 2 pi f. F we have 50 hertz. Okay, now we will put the value of f here, 50 multiplied by 2 pi, we get 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो हमें ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस फाइंड आउट करेंगे, एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस इज डिनोटेड बाय एक्स एल फॉर इंडक्टेंस, और कैपेसिटेंस के लिए एक्स सी, जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है उसके लिए डिनोट करते हैं एक्स सी से। यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस का जो वैल्यू है वो फार्मूला है वो ओमेगा एल दे रखा है। ओमेगा हमने पहले ही यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा था। जब ओमेगा कैलकुलेटेड है तो ओमेगा का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, एंड एल वी हैव ऑलरेडी गिवन दैट एल का वैल्यू 0.15 हेनरी है। तो यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यूज़ को, तो हमें 15 पाई ओमेगा मिल जाएगा। ओके, तो हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस हमें मिल चुका है। नाउ हम लोग फाइंड आउट करेंगे इम्पीडेंस। इम्पीडेंस को टोटल रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। बेसिकली ये जितने भी सर्किट में रेजिस्टेंस लगे हुए हैं उनका स्क्वायर का सम करके उनका स्क्वायर रूट लेना होता है। ओके, तो यहाँ पे रखा हमने, और एक्स एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्स एल की वैल्यू रखी, आर की वैल्यू रखी, उनका स्क्वायर किया, दोनों को ऐड किया, फिर होल का स्क्वायर रूट ले लिया। 15 देख सकते हैं आप कॉमन है दोनों में से,
तो 15 को बाहर ले लेंगे तो 15 का स्क्वायर बाहर लेंगे तो 15 का स्क्वायर रूट है, तो वो स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, ओनली 15 ही बाहर आएगा। जब यहाँ से स्क्वायर रूट के अंदर जो भी टर्म्स रहेंगे उनका सम आएगा, उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो हमें 3.3 मिल जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके 49.5 ओम हमें इम्पीडेंस मिलता है। ओके, तो अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, ओम्स लॉ फॉर एसी। ओके, तो ओम्स लॉ फॉर एसी का मतलब ये है कि जो ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल्स टू IR, उसका फॉर्म कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में वर्क कर रहे हो या फिर क्वांटम मैकेनिक्स में चले जाएं या सॉलिड स्टेट की बात कर रहे हो, हमेशा V इज इक्वल्स टू IR रहेगा। बस डिनोट करने का जो तरीका है वो थोड़ा चेंज हो सकता है, तो वही यूज़ कर रहे हैं हम लोग, VRMS इज इक्वल्स टू Z इंटू IRMS। ओके, तो हमको फाइंड आउट क्या करना है, IRMS, तो IRMS फाइंड आउट करना है, IRMS इज इक्वल्स टू 220 वोल्ट डिवाइडेड बाई 49.5। यहाँ से जब इन कैलकुलेशंस को सॉल्व करेंगे, 220 को 49.5 से डिवाइड करेंगे तो हमें 4.4 एम्पियर करंट का वैल्यू मिलेगा, और ये करंट हमारा IRMS है। तो 4.4 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, हम लोग एक बार जाके चेक करेंगे और देखते हैं कि हमें ये ए ऑप्शन में दे रखा है 4.45। ओके, तो हमारा राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, तो अब आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमें दे रखा है, a cube of aluminium of side 10 centimeter is subjected to a shearing force of 100 Newton. The top surface of the cube is displaced by 0.01 centimeter with respect to bottom. The value of modulus of rigidity. Okay, देखिए, अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, जो हमारा स्टेटमेंट डिफाइन कर रखा है उसका लास्ट लाइन पढ़िए, आपको पहले ही पता लग जाएगा कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। ओके, तो जब आप लास्ट लाइन पढ़ेंगे, अब यहाँ पे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं पढ़ी है, ओके, नहीं पढ़ी होगी 12th में, 11th 12th में पढ़ी होगी, ऐसा नहीं है, पर आपको याद नहीं रही, तो आप लोग देखेंगे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फाइंड आउट करनी है तो आप इस क्वेश्चन को छुएंगे भी नहीं अगर नेगेटिव मार्किंग है। वो एक अच्छी बात है कि पीजीटी फिजिक्स एग्जामिनेशन में, जो यूपी का एग्ज़ाम होता है, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, पर आप अगर जीआईसी लेक्चरर का प्री एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें नेगेटिव मार्किंग होता है, आपके नंबर आने की बजाय कम हो जाएंगे। इसीलिए इस क्वेश्चन को पकड़ना मत, अगर नहीं आता है तो यहीं पे छोड़ देना है। तो लास्ट लाइन पढ़ने का यही फ़ायदा होता है कि हमें पता लग जाता है क्या फाइंड आउट करना है, कि अब हम क्या करेंगे, अगर आता है तो सॉल्व करेंगे, नहीं आता है तो क्वेश्चन को तुरंत ड्रॉप कीजिए और आगे बढ़ जाइए। ओके, यही तरीका होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। ऐसा मत कीजिए नहीं मैं ये सॉल्व कर सकता हूँ, ये आप अपने घर पे कीजिए जब प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये तब दिखाइए जब आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं एक रूम में और आराम से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते जा रहे हैं। जितनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप बोलिए नहीं मैं कर सकता हूँ, पर एग्जामिनेशंस में ऐसा नहीं करना है कि नहीं मैं कर सकता हूँ। अगर आप ये बोलेंगे कि नहीं मैं कर सकता हूँ तो जो एग्ज़ाम जो जॉब देने वाले हैं वो बोलेंगे नहीं आप ये जॉब नहीं ले सकते हैं। इसीलिए ध्यान में रखिएगा ये बात। तो हमें फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। सबसे पहले क्यूब का टॉप व्यू हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। टॉप व्यू इन द सेंस हमको केवल क्यूब का एक जो साइड होगा वही दिखेगा। यहाँ पे हमने यहाँ पे एक शियरिंग फोर्स लगाया। ओके, शियरिंग फोर्स देख सकते हैं, टेंजेंशियल फोर्स होता है तो वो यहाँ लगेगा। वन साइड हमने यहाँ क्लैंप कर रखी होगी कहीं ना कहीं, इसीलिए सेम फोर्स न्यूटन के थर्ड लॉ से यहाँ भी अप्लाई होगा अपोजिट डायरेक्शन में। हम यहाँ से एक फोर्स लगा रहे हैं, शियरिंग फोर्स। इस फोर्स की वजह से इसमें क्या हो रहा है, जो क्यूब का टॉप सरफेस है वो डिस्प्लेस हो रहा है 0.01 सेंटीमीटर। ओके,
तो इतना डिस्प्लेस हो गया, डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा एक्स से डिनोट कर दिया, और जो एंगल है डिस्प्लेसमेंट का वो थीटा है। ओके, क्यूब का साइड लेंथ हमने एल एज्यूम कर लिया है। शियरिंग फोर्स का वैल्यू 100 न्यूटन दे रखा है। इन सभी वैल्यूज़ को 1 बाय 1 हम लिख लेंगे, और सेंटीमीटर में जो वैल्यूज़ दे रखी हैं उन्हें मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारा काम जो होता है वो एम के एस में रहता है, अगर ऑप्शन भी एम के एस में दे रखे हैं। अगर ऑप्शन सी जी एस में दे रखे हैं तो सी जी एस में कैलकुलेशंस करेंगे, पर अभी हमें एम के एस का ज़रूरत है, तो इसीलिए सारी जो भी यूनिट्स हैं वो एम के एस में लिख लेंगे। ओके, और यूनिट कन्वर्जन आप सभी को अच्छे से आता होगा, आपने पढ़ रखा होगा 11th क्लास में यूनिट एंड मेजरमेंट। ओके, नहीं पढ़ा है तो वहाँ से पढ़ लीजिए, कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक उठा लीजिए जहाँ से आप इजीली पढ़ सकते हैं। अब तो हिंदी में भी आने लगी है, जो सीबीएसई की बुक आती हैं एनसीईआरटी की, वो आप देख लीजिए, हिंदी में भी आती हैं। बाकी एक स्टूडेंट ने, एक व्यूअर ने कमेंट किया था कुमार मित्तल के बारे में, तो कुमार मित्तल भी काफ़ी अच्छी बुक है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स दे रखी हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, कुमार मित्तल का अगर 11 और 12 जो आया था एडिशन, वो मिल जाए तो अच्छा है। उसमें काफ़ी सारी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स दे रखी हैं, और काफ़ी थ्योरी पार्ट है उसमें, तो आप उसे पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप ज़्यादा प्रॉब्लम करेक्ट कर पाएंगे। ओके, तो आइए देखते हैं। वी नो दैट द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का ये फॉर्मूला होता है ईटा इज इक्वल्स टू एफ डिवाइड बाई ए थीटा। ए एरिया है जिस सरफेस पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, शेयरिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ से टेन थीटा जब हम फाइंड आउट करेंगे तो टेन थीटा हमारा आ जाएगा डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एल, ये आएगा। और यहाँ पे जब ये जो एंगल है थीटा वो ज़ीरो की तरफ टेंड कर रहा है, बहुत स्मॉल है, जब ये केस रहता है तो टेन थीटा को हम डायरेक्टली थीटा में लिख सकते हैं। ओके, तो डेल्टा एक्स डिवाइड बाई एल थीटा आ गया। अब इस थीटा को यहाँ पुट कर देंगे, जब यहाँ पुट करेंगे तो हमें ये फाइंड आउट होगा। ए का वैल्यू हम लोग जानते हैं, ये एरिया है, तो एरिया इन द सेंस एल मल्टीप्लाइड बाई एल, एल स्क्वायर हो जाएगा। सारी जो भी टर्म्स हैं यहाँ पे उनका न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करते हैं। एफ दे रखा है 100 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाई 0.1 मीटर। इन सभी को जब हम पुट करेंगे और कैलकुलेशंस को करेंगे तो हमें जो ईटा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है वो 10⁻7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मिलेगा। ये हमारे ऑप्शन सी से मैच कर रहा है, इसीलिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ओके, तो ये प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व कर लिया है, और काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम था, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट यूज़ हुए बेसिकली। आप यहाँ से भी हर एक बार में जितने भी एग्जामिनेशंस हुए हैं यहाँ से भी ये क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर हमारा 31 क्या कहना चाहता है, वो कह रहा है इफ आर नॉट इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट और ऑर्बिट इन ए हाइड्रोजन एटम, द रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट इज गिवन बाय। ओके, तो फर्स्ट और ऑर्बिट को डिफाइन कर रखा है आर नॉट से, और फोर्थ एन इज इक्वल टू 4 के लिए हमें बताना है। कैसे बताएंगे देखते हैं। चार ऑप्शन दे रखे हैं, चारों ऑप्शन करेक्ट नहीं होंगे, एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इन द केस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम्स इज डिफाइंड एज, ये हमारा जनरल फॉर्मूला होता है किसी भी हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। देख सकते हैं आर एन का जो डिपेंडेंस है वो एन स्क्वायर और जेड और मास, इन तीनों के लिए आपको ये डिपेंडेंस याद कर लेना। बाकी टर्म्स को आप भूल जाएं, कोई बात नहीं, उनकी ज़रूरत भी आपको पूरी ज़िंदगी कभी भी नहीं पड़ेगी, केवल ये सारी डिपेंडेंस याद रखनी। पहला एन स्क्वायर, मास और जेड। ओके, और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी आप मॉडर्न फिजिक्स जिसको क्वांटम मैकेनिक्स भी कहते हैं, एक मॉडिफाइड फॉर्म है। ओके, जब भी आप इसमें जाएंगे तो मास और एटॉमिक नंबर हमेशा आपको साथ में मिलेंगे। ओके, ये दोनों भाई 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 हैं। ओके, भाई भाई बोल सकते हैं, या फिर और कुछ भी बोल सकते हैं जो आपकी इच्छा हो। तो यहाँ से आर एन हमें ये मिल गया। आर एन का जो डिपेंडेंस है वो एम एन जेड पे तो इन्वर्सली है, बाकी एन स्क्वायर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से हम लोग
सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। ये n इज इक्वल टू 1 है। ओके, n इज इक्वल टू 1 है एंड z इज इक्वल टू 1 फॉर हाइड्रोजन एटम। z इज इक्वल टू 1 हम यहाँ पे हाइड्रोजन एटम के लिए पुट कर देंगे और हमें यहाँ से आर नॉट फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, तो हमें आर नॉट हमने यहाँ लिख लिया, आर नॉट लिख लिया। इसके बाद हम इस फॉर्मूले को अपने लिए एक तरीके से डिज़ाइन कर लेंगे। आर नॉट का वैल्यू ये रख दिया यहाँ पे और एन स्क्वायर ये आ गया। अब एन इज इक्वल टू 4 रख देंगे। आर फोर जो फोर्थ ऑर्बिट होगा उसका रेडियस हमें 16 टाइम्स ऑफ आर नॉट मिल जाएगा, और ये हमें ऑप्शन ए में दे रखा था, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ओके, तो आज हमने 31 प्रॉब्लम्स तक सॉल्व किया है और इनका सॉल्यूशन देखा है। इससे आगे जो भी सॉल्यूशंस होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, तो तब तक के लिए आप इन प्रॉब्लम्स को एनालाइज कीजिए। जो जो फार्मूलाज यूज हुए हैं यहाँ पे उन्हें आप एक अपनी शीट पे लिख लीजिए और उन्हें मेमोराइज कीजिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।